Okay, let's continue section 15 now. Continue, start. Section 15 deals with basis of salary chargeable as either due basis or receipt basis, whichever is earlier, means accrual or receipt, whichever is earlier. However, salary paid in advance is assessed in the payment. It can always वही आ गया, क्योंकि रिसीट बेसिस पे होती है, तो मतलब अगर रिसीट पहले होगी तो उस बेसिस पहले टैक्सेबल हो जाएगी, और अगर हमें मान लो मतलब अगर वो बाद में टैक्सेबल अराइज नहीं होगी, मतलब उस ईयर से रिलेट करिए, एक्रू होगी तो एक्रूअल बेसिस पे नहीं होगी, फिर रिसीट बेसिस पे होगी तो होगी, सीधी सी बात है। If salary paid in arrears had already been assessed on due basis, the same cannot be वही हो गया। अगर मान लो अगर सैलरी हमें मिली नहीं थी उस ईयर की, तो उस ईयर में वो टैक्सेबल होगी। अब करंट ईयर में मिल गई तो टैक्सेबिलिटी उस ईयर में होगी, तो करंट ईयर में नहीं होगी भाई। If paid draws his salary in advance वही in the month of March itself, से receipt basis पे हो जाएगी। वही receipt का एग्जांपल हो गया, salary due on March, सैलरी वही, अब सेम वही एग्जांपल है जो मैंने बताई दी, वही बस वो लिखा है डेट से। अब एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज ड्यू और नॉट। वही हमने जो पढ़ा, एडवांस मिल गई तो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल। इट में हैपन दैट व्हेन advance salary is included and charged in the particular previous year, and the rate of tax at which the employer is assessed may be higher than the normal tax rate. 11 section 89 provide the relief. हम आगे सेक्शन 89 में पढ़ेंगे कि मतलब सैलरी का मतलब रिलीफ हो जाता है कि अगर सैलरी हमें एरियर्स की थी वो मतलब बाद में मिलती है, तो अगर उस ईयर में मिली होती तो टैक्स रेट कम होता, तो उसका केस बना के वहाँ पे इसको अलग से करेंगे। ये वाला थोड़ा मतलब पेपर में तो मैंने देखा नहीं, मतलब ये इस सेक्शन से आ रखा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर होता है ये वाला। मतलब पेपर से आया नहीं है लेकिन रेलेवेंट होता है, क्योंकि अगर एक बार आ गया ना तो इसको सोल्व करना गया मुश्किल हो जाता है, मतलब मुश्किल ना हो जाए कईयों के लिए। अगर किसी को नहीं पता ना तो मतलब उसके लिए मुश्किल ही हो जाएगा ये वाला। क्या ये सेक्शन याद करना है 89? अरे अपन इसको एक वो करेंगे फ्लो में, जल्दी से बहुत इजी बन जाएगा क्वेश्चन। एक केस बनाएंगे जब ये सेक्शन आएगा ना हमारे आगे फर्दर में, तो इसका केस बना के करेंगे इसको सॉल्व। केस बना के करोगे ना, एग्जांपल बना के, वो तुम एग्जांपल से रिलेट बहुत जल्दी कर पाओगे प्रोविजन को। तुमने जैसे कोई प्रोविजन है तुम्हें मुश्किल लग रहा है, अगर तुमने उसके साइड में कोई एग्जांपल लिख लिया उसका बहुत जल्दी रिलेट कर लोगे उससे तुम। अब क्या लिख रखा है, डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी, एक सेकेंड, करेक्ट, different advance salary and advance against salary. Loan is different from salary. When an employee takes loan from his employer, which is repayable in certain respects, the loan amount cannot be brought to tax as salary of the employee. Since advance against salary is different from advance salary, it is an advance taken employee from his salary. The advance is generally adjusted to salary over such it cannot tax as salary. किसी को मीनिंग पता चला इसका? बताओ, पहले तुम बताओ फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो पहले कोई एक्सप्लेन करो मेरे को, एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी तुमने क्या मीनिंग निकाला है इस लाइन से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सेक्शन 15 एंड आ गया, फिर नोट्स बताता हूँ, फिर एंड करते हैं सेशन को। बताओ जल्दी से, पहले एक बार कोई ना कोई एक्सप्लेन करो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, कोई नहीं एक्सप्लेन करो। एडवांस अगेंस्ट सैलरी तो लोन हो गया, क्योंकि हम सैलरी के अगेंस्ट में मतलब एम्प्लॉय है उसको लोन देते हैं, तो लोन टैक्सेबल नहीं होता है, लायबिलिटी होती है। क्या लाइन बोली, एक बार लाइन बोलना है वापस, क्या बोली तुमने? मैंने कहा सैलरी के अगेंस्ट में मतलब लोन देना, एडवांस देना, क्योंकि वो एम्प्लॉयर है तभी तो हम उसको लोन देते हैं। एम्प्लॉयर को लोन देते हैं? हाँ सॉरी, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। हाँ करेक्ट। हाँ देखो यही है कि देखो सैलरी होती है एडवांस सैलरी, तो सीधा हमने पढ़ लिया सैलरी उसकी, हाँ उसकी सैलरी एक तरह से सिक्योरिटी हो जाएगी, अगर वो पे नहीं कर पाएगा तो उसकी सैलरी डिडक्ट कर लेंगे, लोन नहीं पे कर पाएगा तो। करेक्ट, सीधी सी बात है, उसने हम सीधा वो लोन दे रहा है एक तरीके से, मतलब एडवांस अगेंस्ट सैलरी, मतलब मैंने अपने सैलरी के बेसिस पे मतलब वो अमाउंट विड्रॉ करवा रहा हूँ, तो मतलब वो मतलब डिपेंड, वो लोन अलग होता है मतलब सैलरी से। वही है कि लोन मतलब लोन को हम टैक्सेबल थोड़ा ना कर सकते सैलरी के टाइप में, तो वही तभी डिफरेंस होता है एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी। मतलब हम सैलरी के बेसिस पे हम कुछ लोन ले, मतलब एडवांस ले रहे हैं अपना, तभी मतलब सीधी सी यही होती है। अगर तुम सीधे तुम इसको तो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे क्वेश्चन में कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिख रखा है या एडवांस सैलरी लिख रखा है।
अब एरियर्स ऑफ सैलरी इसको सेक्शन 89 में आएगा रिलीफ वाला, वहाँ पे हम इसको कर लेंगे कि वहाँ पे मिल जाता है, और ये ड्यू बेसिस पे वो टैक्सेबल हो गया होगा, तो ये रिसीट बेसिस पे नहीं होगा, मतलब वही हो गया। If the pay commission is appointed by central government, it recommends revision of salaries with retrospective in that connection with receipt basis। कि अब देखो, अब मान लो इस जैसे तुम्हें 89 का रिलीफ में मतलब कैसे मिलता है, मतलब ये कि मान लो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव पास्ट ईयर से पर्सन की मतलब एम्प्लॉइज की सैलरी इतनी इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब 3000 पर मंथ से इंक्रीज होनी चाहिए। तो मान लो अगर वो हम मिलेगी तो हमें करंट ईयर में एक्रू तो पिछले ईयर में तो पहले ही होगी मान लो, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं भी, मतलब जैसे एक्रू तो मान लो जैसे हाँ 10,000 की, रुको, जैसे 7,000 पर मंथ किसी को सैलरी मिलती थी कोई एम्प्लॉय को, तो 7,000 पर मंथ उस पूरे ईयर में टैक्सेबल होगी उसकी, मतलब 84,000 मान लो, और टैक्स लायबिलिटी का मैं नहीं कह रहा, मतलब 84,000 टैक्सेबल होगी उस ईयर में जाके, मतलब 2019-20 में 84,000 टैक्सेबल हो गए। अब मान लो अगर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि 3,000 रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज होगी 2019-20 से, तो उसको करंट ईयर में कितना मिलेगा बताओ कोई। रुको मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ फिर बताना, मैं खाली अमाउंट पूछूंगा, चलो इसको एक क्वेश्चन ही बनाते हैं, सही क्वेश्चन ही आ गया, एक सेकंड को। क्वेश्चन 3, मिस्टर एक्स इज रिसीविंग सैलरी ऑफ 70,000 ले लो, चलो 70,000 पर मंथ फ्रॉम previous year 2019-20 to 2021, but after government recommendation, government notification, चलो लाइन अगर कोई notification retrospective to be increased by थोड़ी अमाउंट 5,000 पर मंथ। अब निकालो टैक्सेबिलिटी सैलरी, मतलब टैक्स सैलरी कंप्यूट करो बस, खाली कंप्यूट सैलरी इनकम, कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर बोथ प्रीवियस ईयर। अब निकालो चलो। Let's see who is getting the correct answer. लोन की रिडक्शन मिलेगी, अच्छा रुको, और रिडक्शन मिलेगी इंस्टॉलमेंट पर, अच्छा लोन की रिडक्शन लोगे इंटरेस्ट पेमेंट की तुम, अब डिपेंड करेगा तुमने लोन किस लिए लिया है, अगर यूटिलाइज कैसे करोगे तुम उसको। वैसे वो सेक्शन IHP में रिडक्शन ले सकते हो उसकी, इंटरेस्ट और लोन की। चलो इस केस को इसमें डिडक्शन दे क्या 50,000 का या नहीं दे, उसको इग्नोर करें? चलो चलो दे दो, उसकी भी दे दो, चलो 50,000 की भी दे दो, अब दे दो तुम्हें, जैसे मान के दे दो, चलो कंसीडर लिख ही देता, चलो अगर कोई बात है कि कंसीडर स्टैंडर्ड डिडक्शन लिख ही दिया, लो निकाल लो, मैं भी निकालता हूँ, चलो okay, I got the answer of first part। I'm asking both previous year salary 1920 and 2021। टफ है ये क्वेश्चन। हैं टफ है? अरे मतलब पूरा थोड़ा करना लंबा है ये। गवर्नमेंट, रुको, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आई इजी है, भी ऐसे प्रैक्टिस हो तो हो जाएगा इजीली। हाँ गवर्नमेंट इन 2020-21 में आई है ये मतलब कहीं 1920 में समझ लो, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव अमाउंट इंक्रीज होगी, तो अब टैक्सेबिलिटी बताओ कैसे होगी, मतलब 89 के अंदर वो रिलीफ मिलेगा, वो तो हम बाद में कंसीडर कर लेंगे आगे फर्दर में, लेकिन अब ये बताओ इनकम कितनी आएगी बस मेरे को। हम्म
करंट ईयर की इनकम बतानी है ना? मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब तुम बताओ तुम्हारा आंसर क्या था। मैं बस एक बार आंसर लिख दो, फिर मैं अच्छा एक्सप्लेन कर ठीक देंगे। है हाँ ठीक है। हाँ। Okay, Radhika has given 7.1 and 9.1. Let's see if she is correct or not. Hmm. 790 and 850. Okay. Hmm. Rest all. Okay. Radhika, Shika and Nikhil has given. Aruna and वेट करना, Sujata मैं भी left. कर रही हूँ। हाँ हाँ कर हाँ हाँ, निकालो जल्दी, करो करो करो। Oh sorry. Hmm. 7.9 previous year. Okay. Radhika different answer. Anshika and Nikhil same answer. Okay. वेटिंग फॉर अरुणा एंड सुजाता। सुजाता शांत शांत सी लग रही है आंसरों में, क्या हुआ? नाउ लास्ट 10 to 15 seconds. एक मिनट करवा दो, मैंने गलती कर दी बीच में क्वेश्चन में। फिर से टाइम लगेगा फिर। ओके, ट्राई कर लो, देख लो अगर तुमने लेना हो तो। जल्दी ले लो, बस लास्ट 10 सेकंड में, बस तुम लेना हो तो ले लो, ना बस करें। नहीं होगा 10 सेकेंड्स में। चलो ठीक है। So the correct answer was of Radhika, 7.9 lakh for 1920 and 2021. For 2021 9.1 lakh। क्या कर दिया तुम सबने? अभी तो बताया था, क्वेश्चन तुमने ध्यान से नहीं देखा। सॉल्यूशन 1920 में, 1920 की तो क्या थी सीधा सी, कैसे हुई थी? 70,000 इंटू में सीधा 12 करना था हमें आंसर, और ये तो सिंपल सा था। अब आनी थी बात मेन इसके ईयर में, 2021 में। ये देखना है अब हमें, इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब सैलरी इनकम। अगर हम 89 को इग्नोर करके चले, इस क्वेश्चन में ये था कि तो इस केस में कैसे निकालते हैं 70,000। एक तो क्या, अगर मान लो उसका मिल ही रही है, इंटू 12, ये तो मिलती है उसे करंट ईयर में आके, समझ आ गया? हाँ देखो, इंटू 12 होती तो मतलब 8,40,000। अब उसे क्या लिख रखा है, 5,000 की पर मंथ की उसे वो मिलेगी, इंक्रीज होएगी। तो मतलब एक होएगी 1920 की उसे मिलेगी पहले तो, उसे मिलेगी कितनी, 5,000 इंटू 12 मिलेगी एक तो। और एक क्या लिख रखा है पहले तो, सबसे पहले क्वेश्चन में लाइन क्या थी, रिसीविंग सैलरी ऑफ 70,000 फ्रॉम प्रीवियस ईयर 1920 टू 2021। मतलब 2 साल की, मतलब बेसिक पे मतलब 70,000, मतलब कि एक थी 70,000 तो उसे मिलनी थी, और 5,000 और इंक्रीज हुई है, तो करंट ईयर की भी तो इंक्रीज होगी, 2021 की भी वो भी इंक्रीज होगी 5,000 पर मंथ से। तो ये होना था आंसर। मतलब अगर तुम करते हैं और फिर लास्ट में वो कर लेते, मतलब लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन होनी थी लास्ट में, तो मतलब वो तुम आगे कर लेना उसे, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन लिख देता हूँ बस, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम बोथ। बस ये था आंसर, सीधा था कि इंक्रीमेंट करंट ईयर का भी तो इंक्रीमेंट होगा 5,000, क्योंकि मैंने सैलरी क्वेश्चन में क्या लाइन लिख रखी है कि सैलरी को ध्यान से लाइन पढ़ा करो, कि मतलब जैसे कि 2021 2 ईयर की बता मैंने के गलती क्या 70,000। की पता है? क्या? मैं टैक्स लाइबिलिटी निकाल रही थी। अरे इनकम फ्रॉम सैलरी बोल रहा हूँ, तो उससे टैक्स लायबिलिटी तो सेक्शन 89 कंसीडर होगा, हाँ फिर आएगी। हाँ, हाँ वही चलो कंसिडर कर रही थी, तभी टाइम लग रहा था। चलो अब निकालते थे, कब मैं नोट्स बताता हूँ। हाँ
अब देखो सबसे पहले क्या था, अब देखो सेक्शन, सबसे पहले तो तुम ये ऊपर सेक्शन नंबर ना, तुम एक सेक्शन नंबर के लिए ना एक अलग सा पेज बना के चलना है कि खाली उसमें से बस सेक्शन नंबर हो, बस 1 2 3 4 ऐसे ऐसे है ना, सबके सेक्शन नंबर हो एक तो, कि मतलब हर हेड के मतलब हेड वाइज बनाना कि जैसे रेजिडेंशियल के चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन थे, ये था ये था ये था, 3 सेक्शन मतलब 3 4 सेक्शन थे तो वो आगे ठीक है। और मेन मेन करना, अंडर सेक्शन मत करना, जैसे 9 1 9 2 9 3 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कवर करना, कि मतलब तो जो थोड़े ज्यादा रेलेवेंट हो तुम्हें मतलब कोड करने हो। अब देखो अब इसके तुम्हें नोट्स कैसे बनाने हैं, कि मतलब एक तो पढ़ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सैलरी हेडिंग लिखना, कि मतलब थोड़े थोड़े नीचे यहाँ बनाता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सैलरी लिखना है यहाँ पे सर हेडिंग करके, फिर आप आगे तुम इसको ऐसे वो करना, लाइन बनाना। सबसे पहले लिखना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इसको तो अलग कोई पेन से लिखना, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, और इस पे स्टार मार्क होना चाहिए तुम्हारा, ये तो सबसे पहले। और इसके नीचे अगर तुमने अगर कुछ अगर मान लो कि तुम्हें कोई रीजन लिखना हो, एक तो तुम क्या ये लिख लेना कि ऐसे लिखना, सर्विसेज रेंडर्ड प्लस केयर को प्लस पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, मतलब पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, बस सीधा लिख लेना। बस ऐसे लिखना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कब मानी जाएगी, ये पे हो। और एक नीचे क्या होता है कि जैसे अगर वही चलो अगर तुमने अगर इस केस में रुको, हाँ, और नीचे जैसे इसके आगे जैसे तुम वो बना रहे हो ना ये चार्ट ये वाला, तो इसके जैसे तुमने ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप लिखा है, तो इसके नीचे ना एक एरो लगा के मतलब ये भी लिख सकते हो, जैसे डायरेक्टर को कब होएगी, कि अगर वो एम्प्लॉय है कंपनी का, मतलब लिख लेना डायरेक्टर इफ ओनली ही इज एम्प्लॉय, बस ऐसे लिख लेना, देन ही विल फॉल अंडर हेड सैलरी। और पार्टनर वाला भी लिख देंगे पॉइंट। हाँ, और पार्टनर वाला जैसे तुम लिखोगे उसके लिए क्या रीजन लिखोगे, कि रिलेशनशिप बिटवीन फर्म इज नॉट ऑफ, मतलब रिलेशनशिप उनका वो नहीं होता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, मतलब ये लिखना पार्टनर और फर्म का, पार्टनर और पार्टनर मतलब फर्म का ये लिखना, कि नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लिख लेना, मतलब ई आर ऐसे लिखना, ई आर ई, उसके आगे लिख लेना क्रॉस मार देना उसमें सीधा सा, शॉर्ट नोट खत्म तुम्हारा, हाँ। याद आ जाएगा तुम्हें लास्ट में, बस सीधे सी बस यही याद रखना होगा तुम्हें। एक ये कवर हो गया, और एक चीज चलो ये होगा, और एक तो तुम्हें मतलब पता है ना कि जैसे प्रिंसिपल एजेंट मतलब वही हो गया, चलो चलो हाँ। अब सेकंड पॉइंट हमारा यह था फुल टाइम और पार्ट टाइम। फुल टाइम और पार्ट टाइम में हमने क्या देखना है, एक तो सीधा सा क्या, रिलेशनशिप और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मस्ट, ये लिखना है। इसके आगे नीचे फर्स्ट ऐसे लिख के, जैसे कि जैसे अब हम ये चार्ट बना रहे हैं, सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं एम्प्लॉयर वही, कि पार्ट टाइम और फुल टाइम हेडिंग लिखना, फिर उसके नीचे जैसे ये लिखना एक स्टार, मतलब ऐसे वो लोग बनाना स्टार मार्क लिखना, मतलब वो जैसे ये जो इस पे स्टार बनाओगे ना उस पे तो एक अलग से स्टार दिखना चाहिए, ये तो ध्यान से लिखना है। और एक पे छोटा स्टार बनाना, डॉट डाल देना कुछ भी, मतलब फर्स्ट लिखना कि क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मस्ट, फिर आगे लिखना डजंट मैटर वेदर फुल टाइम और पार्ट टाइम, शॉर्ट नोट खत्म, सीधा सा लिखना डजंट मैटर शॉर्ट टाइम और पार्ट टाइम। सेकंड पॉइंट कवर, फॉर फिर लिखना फॉर गोइंग ऑफ सैलरी। थर्ड पॉइंट अब ये लिखना जैसे फॉर गोइंग ऑफ सैलरी, तो इसमें तुम क्या लिखना, सब्सिक्वेंट, अब तुम ये ऐसे वर्ड लिखोगे ना जैसे सब्सिक्वेंट वेवर, अब देखो अब इनसे पता चलता है तुम पढ़ के आए हो, मतलब थोड़ा सा कि मतलब लिखना कि मतलब अगर कोई ऐसे लिखना कि सब्सिक्वेंट वेवर क्या है, डज नॉट, मतलब इतना तो मतलब छोड़ देना कि डज नॉट एब्सॉल्व फ्रॉम लायबिलिटी टू इनकम टैक्स, मतलब अगर लिखोगे तो बढ़िया ही है, वो नहीं है, लेकिन कई बार ना ऐसे याद करोगे ना तो मतलब दिक्कत हो जाती है, तो सीखना सब्सिक्वेंट वेवर इज नॉट, मतलब सब्सिक्वेंट वेवर और टैक्स लायबिलिटी, मतलब ऐसे लिखना कि तुम्हें इंडिकेट हो जाए कि सब्सिक्वेंट वेवर से, ऐसे लिखना सब्सिक्वेंट वेवर इज ओनली इज इक्वल टू ओनली एन एप्लीकेशन, मतलब ये लिखना सब्सिक्वेंट वेवर इज इक्वल टू एप्लीकेशन। तो नीचे लिख लिखना हेंस टैक्सेबल, मतलब ये लिखना कि हेंस इनकम इज टैक्सेबल, दैट इनकम इज टैक्सेबल। थर्ड पॉइंट कवर्ड। फोर्थ फोर्थ मतलब वही हो गया कि उसे ये हो गया। अब सरेंडर के, अब फोर्थ पॉइंट सरेंडर क्या बनाओगे, इसमें क्या लिखोगे, सरेंडर टू ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलाउड, नॉट, अब लिखना सी जी एस जी लिखे स्टेट गवर्नमेंट के आगे क्रॉस लिख देना, एस जी या फिर जो तुम जैसे लिखे क्रॉस कर देना उसको। फिर सैलरी, टैक्स फ्री सैलरी, चलो इसमें तुम लिख देना टैक्स फ्री सैलरी में, इसमें तुम शॉर्ट नोट में क्या लिखोगे,
नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, मॉनेटरी परक्विजिट्स। हाँ ये वाली लाइन चलो लिख लेना, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स आर वुड बी एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। हाँ और ऐसे चलो ऐसे लिखना, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ER ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, तो मतलब ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ये भी होना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, मतलब ये नहीं है कहीं अपना खुद का ही भर रहा हो, तो नहीं होता, एम्प्लॉय के बिहाफ है वो खुद भर रहा है तो तब एग्जाम्प्ट होगा। और अगर तुम सेक्शन नंबर का भी रेफरेंस देना चाहते हो तो लिख लेना, सेक्शन 1010CC। वही अब प्लेस ऑफ एक्रूवल का, अब इसमें तुम अगर मेन करो सर अर्नड इन, मतलब अगर सैलरी अर्न इन इंडिया, मतलब अगर सैलरी अर्न इन इंडिया है तो मतलब टैक्सेबल होगी, प्लेस डजंट मैटर। और क्या मसला है, अच्छा सर्विस रेंडर होगी इंडिया में तो बस सीधी सी बात है, अगर सर्विस इंडिया में रेंडेड होगी तो टैक्सेबल वो मान लीजिए कि टीम टू इंडिया में हुई हो। एक फर्स्ट पॉइंट तुम इसमें ये लिख लेना कि मतलब अगर सर्विसेज सैलरी अर्न इन इंडिया वो तो टैक्सेबल होगी, मतलब टीम टू एक्रूवलाइज ही करके हो जाएगी, मतलब इंडिया के अंदर सैलरी अर्न होगी मतलब। और अगर मान लो उसे क्या है, अगर वो उसे सर्विसेज इंडिया में रेंडर की उससे चाहे बाहर मिल गई, मतलब उसे चाहे बाहर इनकम मिल रही है उससे, तो वो भी टैक्सेबल ही होती है, मतलब वो भी। तो ये इसका तुम्हारा ये नोट्स बन जाएंगे। और ये तो तुमने पता ही है ना कि वो ये अगर सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे वो नहीं लिख रखा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो दोनों गवर्नमेंट मेरे अकॉर्डिंग दोनों गवर्नमेंट अलाउड होती है इसमें। तो तुम यहाँ पे लिख लेना कि मतलब अगर तुम ये लाइन लिख रही हो ना कि सेक्शन 10(7) मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन, अगर गवर्नमेंट दे रही है, ऐसे लिखना कि गवर्नमेंट दे रही है किसको, सैलरी दे रही है किसको, पर्सन बनाना, कोई भी एक बंदा बनाना इसको, ये इंडियन अभी ये क्या, सिटीजन, हाँ इसके नीचे बोल्ड लेटर्स में लिखना, मतलब थोड़ा सा अलग से, इंडियन सिटीजन और आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे इंडियन सिटीजन और यहाँ पे नीचे स्टार या फिर थोड़ा सा छोटा पॉइंट बना के इंडियन सिटी वो क्या है आउटसाइड इंडिया, या फिर स्टार के नीचे यहाँ पे लिखना अमाउंट दे रही है, यहाँ पे लिख देना कि आउटसाइड इंडिया है। तो इस केस में क्या है, अलाउंस, अब क्या लिख रखा है, एनी अलाउंस और परक्विजिट पेड और आउटसाइड इंडिया वुड बी रियली एग्जाम्प्ट, मतलब क्या है अलाउंसेस और परक्विजिट एग्जाम्प्ट हैं, वो भी क्या है, क्या पेड और अलाउड आउटसाइड इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया वाले अलाउड है। अगर इंडिया में मान लो उसकी कोई मतलब उसकी फैमिली को अलाउज कोई वो मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। तो ये ध्यान से लिखना क्या है कि ऐसे बनाना इसका, देखो अब जैसे इसके आगे है ना, अब इसको इसके आगे फर्दर बनाना, इसके मतलब दो बना देना कि एक तो लिखना कि अलाउंस और परक्विजिट्स, मतलब इससे पहले ऊपर लिखना अलाउंस और परक्विजिट्स, यहाँ पे लिखना फॉर आउटसाइड इंडिया, फॉर इंडिया में तो टैक्सेबल कर देना, और इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगे, मतलब टैक्सेबिलिटी कब कब आएगी, प्लस बेसिक पे जो उसे सैलरी मिल रही होगी, एक्सेप्ट अलाउंस आउटसाइड इंडिया वाले, वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा इसके अंदर, और ये वाला एग्जाम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10, और यहाँ पे नीचे लिख देना सेक्शन 10(7), ये नोट भी तुम्हारा कवर हो जाएगा। और बेसिस ऑफ चार्ज में तो एक ये लिख लेना, सेक्शन 15 लिखना, ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर लिखना, सब्सिक्वेंट पेपर हमने लिख ही लिया है। अगर सैलरी पेड इन अरियर्स है तो वहाँ सेक्शन 89F मतलब वो भी आएगा। एडवांस सैलरी भी हमने मतलब कर लिया कि एडवांस होगी तो मतलब वो भी मतलब कर लेंगे, अट्रैक्ट डिफरेंस। और ये लिखना डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी, तो मतलब इसका ऐसे लिखना एडवांस सैलरी इज इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल टू कर देना, नॉट इक्वल टू एडवांस अगेंस्ट सैलरी, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। और एरियर्स के केस में रेट्रोस्पेक्टिव मतलब हो तो वहाँ पे अगर ये लिखना इफ देयर इज अ रेट्रोस्पेक्टिव चेंज तो वहाँ सेक्शन 89 रिलीफ अंडर सेक्शन 89, उसके आगे ऐसे लिखना कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ है तो उसके आगे सेक्शन रिलीफ 89 के आगे टिक मार्क, बस कवर। तुम्हारा लो इनके नोट्स बन जाएंगे, तुम्हारे ऐसे रिवीजन होगी। अब देखो ये तुम्हारा चार्ट एक पेज के अंदर आधे मतलब साइड में, एक तो तुम्हारा जो मेन चार्ट बनेगा ना उसको तुम लास्ट में बनाना, कहीं तुम्हारे लास्ट में या स्टार्टिंग का एक पेज छोड़ के चलना, बस अपना मेन पेज है ना उसको छोड़ के चलना, सेकंड पेज पीछे वाले साइड से स्टार्ट करना। मान लो जैसे तुम्हारा ये वाला है ना फर्स्ट पेज है, मान लो यहाँ से तो मतलब इसको जगह मतलब पूरे पेज की जगह छोड़ना, जिसके बैक साइड में होगा ना वहां से स्टार्ट करना तुम, मतलब अगर जैसे तुम अपने नोट्स में फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ना उसको लास्ट में लिखना तुम, क्योंकि नोट्स की जो भी तुम रेफरेंस दोगे ना तुम बाद में अच्छे तरीके से देना, और अभी वाले नोट्स को भी साथ साथ बनाते जाना, और लास्ट बनाओगे ना तो तुम बहुत मतलब वो हो जाता है फिर टाइम, साथ के साथ ही बनाते रहो। अब इन 5 का नोट्स बनाओ और कवर करो। समझ और नहीं आया फर्स्ट पेज पे क्यों नहीं पीछे क्यों?
अरे मतलब फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि फर्स्ट पेज ब्लैंक इसलिए छोड़ना है कि जो मेन पेज पे वाला ये वाला भी था, ये वाला चार्ट, ये वाले, इसको जो अभी लास्ट बताया में था। हाँ इसको हम लास्ट में लिखेंगे अच्छे तरीके से। इसको तभी कायम एक इसको एक बार जगह छोड़ देना, मतलब इसको बनाने के लिए ये अपन लास्ट में ठीक है, बनाएंगे। एक पेज में हो जाना चाहिए ये। मतलब ठीक एक पेज इसको इसके लिए अलग से छोड़ के चलना है, इसके लिए सारे पॉइंट्स ऑफ इसको यहीं पे कवर करके चलेंगे, क्योंकि अगर है, ये एक अगर पेज मान पे लो हो अगर तुमने जाएगा। हाँ ये नोटबुक वाला ले रही हो या कौन सा? हाँ मेरा नोटबुक वाला ही है, दूसरे है नहीं पेजेस। अच्छा एक पेज नहीं लगेगा। हाँ फिर थोड़ा ज्यादा ज्यादा हो जाएगा होगा। फिर मेरे ख्याल, हाँ। नोटबुक वाले में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तभी वो नोटबुक है ना, नोटबुक बस इसलिए होते हैं वो ना थोड़ा और प्रैक्टिकल शीट्स नहीं होती हैं जो हाँ हाँ पता है, शीट्स का तो पर मेरे पास अभी है नहीं। अच्छा अच्छा। सेशन को एक बार स्टॉप कर